ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, परसों मैंने आपको जो टॉपिक बताया था हानियों के बारे में बताया था। हानियाँ कौन सी? व्यापार में किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, रोकड़ की चोरी हो जाती है, तो मैं माल का बता रहा था। माल का नुकसान जैसे माल चोरी हो गया, आग से जल गया, बाढ़ से या भूकंप से, किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यह तो मैंने आपको बता दिया था 11th क्लास में, शुरुआत में जब एंट्रीज बताई थी उस समय। लेकिन इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको कि माल का नुकसान होता है किसी भी कारण से, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, परचेज में से तो लेस करेंगे। और उसमें मैंने परिस्थिति बताई थी कि अधिकतर व्यापारी के द्वारा माल का बीमा करवाया जाता है, और माल का यदि बीमा कराया हुआ है तो बीमा कंपनी के ऊपर क्लेम किया जाता है अगर नुकसान होता है तो, और बीमा कंपनी से क्लेम यदि प्राप्त होता है तो फिर हमारे को देखना पड़ेगा कि क्लेम की राशि जितना नुकसान हुआ है उतनी है या उससे कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, परचेज में से तो हम क्या करेंगे, जितने का नुकसान हुआ है माल का हमारे अनुसार वो हम लेस करेंगे। जैसे मैंने तुम्हारे को उदाहरण भी दिया था कि 10,000 रुपए का माल है, चोरी हो गया या माल आग से जल गया, बात एक ही है। तो उस 10,000 रुपए को हम क्या करेंगे, परचेज में से लेस कर देंगे। और परचेज में से क्यों लेस करते हैं ये मैंने बताया था, क्योंकि माल हमारा कम हो गया है और यही माना जाता है कि जो खरीदा हुआ माल था वो कम हुआ है, क्योंकि हम प्रोडक्शन उत्पादन नहीं कर रहे, तो परचेज में से लेस कर देंगे। बीमा कंपनी ने क्लेम चाहे एक्सेप्ट किया हो या नहीं किया हो, परचेज में से तो हम पूरा जो है लेस कर देंगे। अब फिर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि बीमा कंपनी पर हमने जब क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने हमारा जो क्लेम है कितना एक्सेप्ट किया। तो 10,000 रुपए का माल चोरी हो गया था और बीमा कंपनी पर जब क्लेम किया तो बीमा कंपनी के अनुसार, क्योंकि बीमा कंपनी वाले क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि उस दिन माल का जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत कितनी थी, वास्तव में कितना नुकसान हुआ है। हमारे अनुसार वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो बीमा कंपनी के अनुसार मूल्यांकन करने पर ज्ञात हुआ कि 8,000 रुपए के माल का नुकसान हुआ है, जबकि हमारे अनुसार कितने का नुकसान हुआ है, 10,000 रुपए का। बीमा कंपनी ने हमारा जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो भी 8,000 रुपए का ही किया। जब बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए का ही क्लेम एक्सेप्ट किया है और हमारे अनुसार माल का नुकसान हुआ 10,000 रुपए का, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए मैंने बताया था कि परचेज में से तो हम पूरे 10,000 रुपए लेस करेंगे। बीमा कंपनी चाहे क्लेम पूरा एक्सेप्ट करे चाहे आधा करे, तो परचेज में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माल का हुआ है, परचेज में से लेस कर दिया। अब फिर हमारे को अब ये देखना पड़ेगा कि बीमा कंपनी ने जब क्लेम हमारा 8,000 रुपए का एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्चुअल में हमारा जो लॉस है 2,000 रुपए का ही हुआ है, क्योंकि हमारे अनुसार जो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ था चोरी के कारण या आग से कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें से 8,000 रुपए का जो पेमेंट है वो बीमा कंपनी के द्वारा कर दिया जाएगा। जब बीमा कंपनी के द्वारा 8,000 रुपए का पेमेंट कर दिया जाएगा तो अब हमारा जो नुकसान है 10,000 रुपए का नहीं रहा, बल्कि 2,000 रुपए का ही रहा है। जब नुकसान 2,000 रुपए का ही रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 2,000 रुपए ही दिखाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम केवल उतना ही अमाउंट दिखाते हैं जितना एक्चुअल में हमारा लॉस रहा है। तो बीमा कंपनी के क्लेम एक्सेप्ट करने के कारण, कि चूंकि बीमा कंपनी ने 10,000 में से 8,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो 8,000 रुपए का नुकसान है, हम बीमा कंपनी का मान लेते हैं कि वो पेमेंट करेगी, तो अब हमारा नुकसान है 2,000 रुपए का ही हो रहा है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में
माल यदि चोरी हो गया है तो लॉस बाय थेफ्ट के नाम से, माल यदि आग से जल गया है तो लॉस बाय फायर के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जितने का क्लेम बीमा कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है उतना पैसा बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे। अब मैंने जो एग्जांपल दिया है उसके अनुसार बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में 8,000 रुपए दिखा देंगे। ठीक है, यदि बीमा कंपनी कुछ भी दावा स्वीकार नहीं करती है, 10,000 रुपए का जो है माल आग से जल गया और बीमा कंपनी के अनुसार ये नुकसान है व्यापारी की लापरवाही से हुआ है, तो बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है। जानबूझ करके किया गया हो, लापरवाही से हुआ हो, तो बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है। तो 10,000 रुपए का माल आग से जल गया या चोरी हो गया, कोई सी भी परिस्थिति रही हो, परचेज में से तो हम 10,000 रुपए लेस कर देंगे। अब चूंकि बीमा कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है तो पूरा नुकसान ही हो गया हमारा 10,000 रुपए का, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम कितना दिखा देंगे, 10,000 रुपए डीआर साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए दिखा देंगे। ठीक है, अब चूंकि बीमा कंपनी के द्वारा कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, और यदि बीमा कंपनी पूरे 10,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, नुकसान 10,000 रुपए का हुआ और बीमा कंपनी ने क्लेम भी 10,000 रुपए का एक्सेप्ट कर लिया है, तो परचेज में से तो 10,000 लेस करेंगे, क्योंकि बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करे या नहीं करे, माल तो हमारा 10,000 रुपए का कम हो गया, तो परचेज में से तो 10,000 रुपए लेस कर देंगे। अब चूंकि बीमा कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है पूरा, तो हमारे को नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी पैसा है नुकसान हुआ है वो सब बीमा कंपनी से मिल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बीमा कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। ठीक है, ये तो हो गया इसका माल का। तो माल का किसी भी कारण से माल चोरी हो गया, आग से जल गया हो, बाढ़ से, भूकंप से, कोई भी कारण रहा हो। अब है आपके रोकड़ वाला। रोकड़ बाढ़ से या भूकंप से तो नुकसान होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है अपना जो धन है, पैसा है, उसी को सेव करता है, और चीजें तो क्या है सेव नहीं कर सकता। माल है गोदाम में भरा हुआ है, टाइम लगता है, लेकिन रोकड़ को तो रख सकता है। तो ऐसा कभी आपने नहीं सुना हुआ कि रोकड़ है बाढ़ में बह गई या भूकंप के कारण हो गया, रोकड़ का कुछ होता नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, कोई थोड़ा बहुत है, अचानक आग लग गई उसमें रहेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत होता है अमाउंट, ऐसा होता नहीं है। अधिकतर रोकड़ की चोरी ही होती है। तो वैसे नुकसान कोई सा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर रोकड़ का नुकसान हुआ है तो 90% तो आपके रोकड़ की चोरी ही होती है। रोकड़ की चोरी हो गई है यानी कि लॉस बाय थेफ्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि कैश है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा ही नहीं, केवल माल का नुकसान होता है वही हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना है तुम्हारे को। रोकड़ की चोरी हो गई तो लॉस हुआ है, तो P&L अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सब लॉस दिखाते हैं, चाहे माल का नुकसान हुआ हो चाहे रोकड़ का नुकसान हुआ हो। तो 10,000 रुपए की रोकड़ की चोरी हो गई है तो P&L अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे लॉस बाय थेफ्ट, 10,000 रुपए वो दिखा देंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, चूंकि रोकड़ की चोरी हो गई है तो हम क्या करेंगे, इसको कैश इन हैंड में से कम करके दिखा देंगे। कैश इन हैंड हम कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में। बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जब हम कैश इन हैंड दिखाते हैं तो उसमें से उतना कैश कम करके दिखा देंगे जितने का रोकड़ का नुकसान हो गया। यानी कि हमारे को दो जगह दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके नुकसान का हो गया। तो मैंने आपको जो एडजस्टमेंट बताए हैं, एडजस्टमेंट आपको बताए
4 एडजस्टमेंट पहले आपको बताए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। इसके अलावा मैंने बताया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो नुकसान हुआ है, माल का नुकसान होता है, रोकड़ का नुकसान होता है, उसके लिए मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया। तो ये एडजस्टमेंट तो आपके हो गए। अब एडजस्टमेंट आता है आगे आपके बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, 11th क्लास में जर्नल एंट्री जब बता रहा था कि जिन व्यक्तियों को हम उधार माल बेचते हैं या व्यापारी के द्वारा जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है, वो व्यक्ति या संस्था व्यापार के देनदार यानी कि डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो डेटर्स होते हैं, और जिनको उधार माल बेचते हैं उनमें से कई देनदार ऐसे होते हैं जिनसे पैसा हमारे को प्राप्त नहीं हो पाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। उनमें से कई व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है या और किसी कारण से कुछ भी हो सकता है, वे भुगतान हमारे को नहीं करते हैं या नहीं कर पाते। नहीं कर पाने की स्थिति में वो पैसा हमारे को प्राप्त नहीं होता है। तो जो पैसा देनदारों से वसूल नहीं हो पाता है, प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण, ठीक है। अब कितना पैसा डूबेगा या कितना पैसा देनदारों से प्राप्त नहीं होगा, ये व्यापारी को मालूम नहीं होता है। क्योंकि अगर व्यापारी को पहले मालूम हो कि इतना पैसा डूबने की संभावना है, या डूब सकता है या प्राप्त नहीं होगा, तो वो उन व्यक्तियों को उधार माल ही नहीं देगा। तो कभी भी व्यापारी को यह मालूम नहीं होता है कि उसके द्वारा जो देनदारों को माल बेचा गया है, उसमें से इन देनदारों से पैसा प्राप्त नहीं होगा या पैसा डूबेगा, कंफर्म नहीं होता है। हाँ, कुछ टाइम के बाद में उनकी एक्टिविटीज को या उनके व्यवहार को देख करके डाउट हो सकता है, लेकिन वो भी बाद में होता है। जैसे आप एक कोई व्यक्ति है, आपका कस्टमर है, जो आपकी जहां पर व्यापारिक संस्था है उसके आसपास में रहता है, ठीक है, और काफी टाइम से आपसे वो माल खरीद रहा है, उधार ले जाता है, पेमेंट कर देता है टाइम पर, 10 दिन के लिए, 15 दिन के, या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है। अब वो जहां पर रहता था, वहां पर वो मान लो कि वो रेंट पर रहता था, किराए पर रहता था, काफी टाइम से रहता था। अब उसने क्या है, आपसे क्या है, उधार माल लिया था 5,000 रुपए का, पहले टाइम पर पेमेंट कर रहा था, लेकिन अब मालूम चला कि उसको पेमेंट किए हुए कम से कम 3 महीने हो गए, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर या 15 दिन में, 20 दिन में पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा टाइम उसने कभी नहीं लिया। उसको 3 महीने हो गए, ठीक है, और उसने उसके बाद में बीच में माल खरीदना भी बंद कर दिया। कई बार बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे माल उधार खरीदते हैं, उसमें से कुछ का पेमेंट कर जाते हैं, फिर माल ले जाते हैं, यानी कि उनका ट्रांजैक्शन चलता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने उधार माल दिया था 5,000 रुपए का, उसने 3 महीने के दौरान न तो उसने आपसे संपर्क किया, न उसने आपको पेमेंट किया, न कोई सूचना दी, कोई उसके बाद में उसने कोई माल नहीं खरीदा, और फिर मालूम हुआ कि जहां पर वो मकान में रहता था, उसने वो मकान भी खाली कर दिया। अब फिर आपको क्या डाउट हो जाएगा, अब आपको ये हो जाएगा कि यानी कि उसका पैसा अब है, प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो ये पैसा डूब जाता है। या फिर और कुछ कारण हो सकता है, जो व्यक्ति है वो अकेला रहता था और अब उसका क्या है, कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, कंफर्म हो गया कि आपका पैसा डूब गया, अब वो पैसा प्राप्त होना नहीं है, यानी कि और उसके अलावा और कोई फैमिली में कोई मेंबर नहीं था। कई कारण हो सकते हैं जिसमें आपको ये मालूम चल जाता है कि अब यह पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो कुछ में तो
कंफर्म हो जाता है कि यह पैसा प्राप्त नहीं होगा, और कुछ में क्या है, डाउट हो जाता है कि पैसा डूब सकता है, यानी कि प्राप्त होने की संभावना कम है, डाउटफुल। तो जो पैसा क्लियर डूब जाता है उसको तो हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा देते हैं। ठीक है, जो पैसा क्लियर डूब जाता है, जिसका हमारे को कंफर्म हो गया कि ये पैसा किसी भी स्थिति में अब प्राप्त होने की संभावना नहीं है, वो है बैड डेब्ट्स। लेकिन जैसे मैंने भी बताया कि ग्राहक काफी टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं है, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, संपर्क में नहीं है, अब कारण तो कुछ और रहा हो, मान लो कुछ कहीं चला गया हो या ऐसी परिस्थिति हो गई हो, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो लंबे टाइम तक, इसलिए, लेकिन नहीं किया संपर्क, तो आपके मन में डाउट हो गया कि यानी कि पैसा अब डूबने की पूरी संभावना है, मतलब डूब सकता है या नहीं भी डूबे, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। तो पैसा डूब गया है वो बैड डेब्ट्स है, और जो पैसा डूबने की संभावना है उसको बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋण, इसको बोलते हैं संदिग्ध ऋण। डाउटफुल यानी कि पैसा डूबने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोई संपर्क नहीं है, वो व्यक्ति वहां पर नहीं रहता है, आपसे कोई माल नहीं खरीद रहा है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अब पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो जो पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है, संभावना निश्चित नहीं है, हो सकता है प्राप्त हो जाए या प्राप्त नहीं हो, या हो सकता है कि उसमें आधा पैसा मिले या एक पैसा भी प्राप्त नहीं हो, तो ये कहलाता है डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋण, यानी कि डूबने की संभावना। और जो पैसा कंफर्म डूब गया है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अब मैंने अभी बताया था कि जो पैसा डूब गया है या डूबने की संभावना है उसका पता व्यापारी को पहले नहीं चलता है, इसका पता व्यापारी को बाद में चलता है। बाद में उस कस्टमर के बिहेव को देख करके मालूम चलता है कि ये पैसा, इतना पैसा डूब गया है या डूबने की संभावना है। तो ये ऐसा जो पैसा डूबता है या डूबने की संभावना होती है, ये व्यापार के लिए लॉस होता है। तो व्यापारी क्या करता है, इसको भी लॉस मान करके, हानि मान करके अंतिम खातों में यानी कि फाइनल अकाउंट में दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, क्योंकि व्यापारी को अभी कंफर्म नहीं है, अनुमान है कि इतना पैसा डूब गया है या डूबने की संभावना है। तो व्यापारी क्या करता है, जो पैसा डूब गया उसको तो बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा देगा, लेकिन जो डूबने की संभावना है उसको डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखाएगा। तो अब इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? हर वर्ष के अंत में व्यापारी के द्वारा खाते तैयार किए जाते हैं। वर्ष के अंत में आपके 31 मार्च हो या फिर 31 दिसंबर हो, तो व्यापारी जब खाते क्लोज करता है, खाते बंद करता है, उसी टाइम पर अनुमान लगाता है कि हमारे जो टोटल डेटर्स है, कुल देनदार है, उसमें से कितना पैसा तो डूब चुका है, यानी कि प्राप्त होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और कितना पैसा डूबने की संभावना है, अनुमान लगाया जाता है। कि जैसे हमारे क्या है, 150 ग्राहक है ऐसे जिनको हम उधार माल देते हैं। अब उनमें से 2, 3, 4 या 5 जो कस्टमर है, उनमें उनके ऊपर हमारे को पूरा डाउट है, उनके बिहेव को देख करके, कि ये पैसा अब प्राप्त होने की संभावना नहीं है, मतलब डूब सकता है। तो अनुमान होता है कि इतना पैसा डूबने की संभावना है। तो अनुमान है वो एक व्यापारी लगाता है कि इतना पैसा डूब सकता है, लेकिन जरूर नहीं है कि वो डूबे, मतलब डूब सकता है और नहीं भी। तो अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे प्रश्न में क्या है, सूचना दे रखी है, उसमें डेटर्स है, और डेटर्स हमारे दे रखे हैं मान लो 50,000, टोटल देनदार है वो 50,000 रुपए के, ठीक है। अब इसमें हमारे को मालूम चला कि एक ग्राहक ऐसा था
जो मैं पहले माल लेकर जा रहा था उसको लगभग 6 महीने या 8 महीने हो चुके, और अब यह कंफर्म हो गया कि अब उसका पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें से, और उस व्यक्ति को हमने, मान लो कि जो उधार माल बेचा था वो था 3,000 रुपए। उधार माल कितने का बेचा था? 3,000 रुपए का। और ये कंफर्म हो गया कि अब ये पैसा प्राप्त नहीं होने वाला है, और वो व्यक्ति हमारे कोई संपर्क में नहीं है। तो हमने उसको बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा दिया। हमने तो मान लिया टोटल देनदार थे 50,000, ठीक है, और 3,000 रुपए का तो हमारे को मालूम चल चुका है कि ये पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है। जिनका पता हमारे को चल जाता है वर्ष के अंत में ही, तो मालूम करते हैं कि वर्ष के अंत में 31 मार्च को हमने मालूम किया कि 3,000 रुपए डूबने की संभावना नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको देनदारों में से लेस कर दिया, और देनदारों से लेस करके हमने मालूम कर लिया कि अब हमारे जो देनदार है वो कितने बचे हैं? 50,000 रुपए के देनदार बचे हैं 3,000 रुपए लेस करने के बाद। तो ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर जो सूचना दे रखी है उसमें बैड डेब्ट्स भी दे रखा है, डेटर्स भी दे रखे हैं। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मालूम है कि जर्नल एंट्री से हम क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर की सहायता से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, तलपट। और तलपट की सहायता से क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। तो तलपट ये भी वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो जब तलपट बनाया था उसी समय हमारे को मालूम चल चुका था, तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमारे को मालूम चल चुका था 3,000 रुपए डूब गए, तो हमने 3,000 रुपए उसको पहले लेस कर दिया, और अब हमारे देनदार 50,000 बचे। यानी कि वर्ष के अंत में जो देनदारों का बैलेंस दे रखा है तलपट में, वो डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? बैड डेब्ट्स को लेस करने के बाद। हमेशा ध्यान रखना कि अगर बैड डेब्ट्स दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बैड डेब्ट्स डेटर्स में से लेस किया हुआ है। उस बैड डेब्ट्स को कभी भी डेटर्स में से लेस नहीं किया जाता है, ठीक है। तलपट यदि दे रखा है और तलपट में ट्रायल बैलेंस में सूचना दे रखी है कि हमारे डेटर्स भी दे रखे हैं 50,000 के, और 3,000 रुपए बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे डेटर्स 3,000 रुपए लेस करने के बाद है। अगर लेस नहीं करते तो हमारे डेटर्स 53,000 के होते, ठीक है। तो इसलिए इस बैड डेब्ट्स को कभी भी डेटर्स में से लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लेस किया हुआ है, लेस करने के बाद में। और अब हमने अनुमान लगाया। अनुमान क्या लगाया कि ये तलपट में सूचना है, जैसे मान लो कि इसको ये मान लेते हैं, तलपट आपको मालूम है कि तलपट कैसे बनाया जाता है। इसको मैं एक बार तलपट में कैसे दिखाया हुआ है उसके लिए मैं बता देता हूं। आपके ट्रायल बैलेंस है, और इधर आपके नेम ऑफ लेजर अकाउंट, ये तो लिखा हुआ है, रहता ही है। और इधर आपके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दो होते हैं। अब इसमें जो सूचना दे रखी है, और सूचनाओं की नहीं बता रहा, केवल अपने को बैड डेब्ट्स का करना है, तो उसी से रिलेटेड सूचना। अब इसमें क्या है, हमारे को डेटर्स दे रखे 50,000। डेटर्स हमेशा डेबिट साइड में होता है, क्योंकि देनदारों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिटर्स का क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे को सूचना दे रखी है बैड डेब्ट्स की। तो बैड डेब्ट्स भी दे रखे हैं इसमें 3,000 रुपए। इसका मतलब है कि हमारे डेटर्स ये 3,000 रुपए को लेस करने के बाद में है ये 50,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें ये तो इसमें सूचना दे रखी है। मैंने अभी बताया था कि व्यापारी के द्वारा क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि इतना पैसा डूबने, ये तो हमारे को मालूम चल चुका था
जब हम 31 मार्च को तलपट बना रहे थे, उससे पहले ही हमारे को मालूम चल चुका था कि 3,000 रुपए तो कंफर्म डूब गए, ये 3,000 रुपए तो हमारे को प्राप्त होने वाले नहीं है। तो हम वर्ष के अंत में ये मालूम करना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कैश कितना है इस समय 31 मार्च को, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब हम मालूम करते हैं। ऐसे ही हम देनदारों के बारे में भी मालूम करते हैं कि अब हमारे एक्चुअल में देनदार कितने, यानी कि कौन से देनदार जिनका पैसा हमारे को कंफर्म मिलेगा, वो देनदार, मतलब जो पैसा डूबने की संभावना, वो देनदार थोड़े होते हैं जिनके लिए पहले डाउट है कि ये पैसा प्राप्त होना नहीं है, होने वाला नहीं है, वो हमारे देनदार काहे के, वो तो डूबने की संभावना है। मतलब वो देनदार हम ज्ञात करते हैं कि जिनका पैसा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो 53,000 थे, हमारे को 3,000 रुपए का मालूम चल गया कि 3,000 रुपए तो प्राप्त होने वाले नहीं है, तो 3,000 रुपए हमने लेस कर दिए। अब हमने मालूम कर लिया कि 50,000 रुपए के देनदार हमारे बचे हैं। लेकिन 31 मार्च तक आते आते, ये तो हमारे को पहले 31 मार्च से पहले मालूम चल चुका था, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीना पहले। 31 मार्च को जब हम खाते तैयार कर रहे थे, तो हमारे जो देनदार बचे थे 50,000, उसमें भी हमारे को मालूम हुआ कि इनमें से कुछ प्रतिशत पैसा डूब सकता है, मतलब डूबने की संभावना है, डाउटफुल है। अब इनमें से कई ग्राहक ऐसे कस्टमर है जिनके बारे में हमारे को मालूम चल रहा था कि ये पैसा डूबने वाला है। अब इसका है अधिकतर या तो हम परसेंटेज निकालते हैं या अमाउंट भी दिया जाता है। तो परसेंटेज हो सकता है, जैसे देनदार बचे उसमें बताया कि 50,000 में से 5% पैसा या 10% पैसा है वो प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने अनुमान लगाया इसमें से कि हमारे जो देनदार है 50,000, उसमें से मान लो कि 10% राशि है वो प्राप्त होने वाली नहीं है, मतलब डूब सकता है, अनुमान, लेकिन कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो पैसा मिल जाए या उसका आधा मिल जाए या पूरा ही डूब जाए, लेकिन डाउटफुल है। 10% कितने का? 50,000 का। तो 50,000 का 10% होता है हमारे 5,000। ठीक है, तो 5,000 रुपए राशि डूबने की और संभावना है। तो 5,000 रुपए की राशि डूबने की और संभावना है। संभावना में और निश्चित रूप में उसमें फर्क होता है भाई। ये तो निश्चित हो गया, कंफर्म हो गया, मतलब संभावना है, हो सकता है नहीं डूबे, या 5,000 रुपए जो अनुमान लग रहा है उसमें से 2,000 रुपए मिल जाए या 3,000 डूब जाए या पूरा डूब जाए, लेकिन अनुमान है कि इतना पैसा है वो डूब सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, हमने क्या है जो अनुमान लगाया कि इतना पैसा। अब ये क्या अनुमान कैसे होता है? उनके बिहेव को देखकर। अभी मैंने बताया था कि कस्टमर के बिहेव को देख करके कि उनमें से कई कस्टमर ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने से या 3 महीने से हमारे पास माल नहीं खरीद रहे, किसी दूसरे व्यापारिक संस्था से माल खरीद रहे, और जब हमने पैसे के लिए कहा बोल रहे कि नहीं पैसा नहीं है हमारे पास, तो काम नहीं है और पैसा अब जब होगा जब देंगे। और काफी टाइम से क्या है वो ऐसे कर रहे हैं, टालम टोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी टाइम से। और फोन अगर हम करते हैं तो हमारे फोन को नहीं उठाते हैं, यानी कि न तो हमारे से संपर्क कर रहे हैं, न हमारे से माल खरीद रहे हैं, पैसे के लिए बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं है हमारे पास, और माल खरीद रहे हैं लेकिन दूसरे से खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब हमारे को डाउट हो गया कि अब ये पैसा है डूबने की पूरी संभावना है, ये अनुमान होता है। ठीक है, एक तो होता है कंफर्म और ये संभावना, हो सकता है बाद में दे दे, लेकिन अभी तो उनके व्यवहार को देख करके हमारे को ऐसा ही लग रहा है कि ये पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो हमने इसमें से 50,000 में से 10% राशि है वो डाउटफुल हो रही है हमारे अनुसार कि
ये पैसा शायद डूब सकता है, क्योंकि काफी टाइम से इतने पैसे की जो हमारे देनदार है वो हमारे संपर्क में नहीं है। ठीक है, अब ऐसा जो अनुमान लगाया जाता है व्यापारी के द्वारा, हर वर्ष लगाया जाता है, ऐसा जो अनुमान है वो हर वर्ष लगाया जाता है। हाँ, उसमें क्या है, टोटल अपने को प्रश्न के अंदर क्या होता है कि देनदारों, टोटल देनदार होते हैं, तो एक प्रश्न के अंदर क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है या प्रतिशत हो सकता है, तो उसमें क्या है, अधिकतर क्या है, उसमें प्रतिशत निकाला जाता है कि इतने प्रतिशत राशि, अधिकतर नाम का उसमें नहीं होता है, प्रतिशत ही होता है कि इतने प्रतिशत राशि, क्योंकि हम जिनके ऊपर डाउट है उनका पैसा कैलकुलेट करते हैं। हमारे ग्राहक उनमें से 1 है, 2 है या 3 है, उनका क्या है, अनुमान लगाते हैं और उनका पैसा जोड़ते हैं कि हमारे मान लो कि टोटल जो हमारे 50,000 के देनदार है उसमें से 3 देनदार ऐसे हैं जो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं और उनका पैसा है, वो टोटल जो देनदार थे उनका 10% है, यानी कि 5,000। तो 5,000 रुपए वो डाउटफुल हो जाए, उसके लिए मतलब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार डाउटफुल हो गया कि उनके बिहेव को देख ऐसा लग रहा है कि अब ये पैसा डूबने की पूरी संभावना है, डूब सकता है, अनुमान, लेकिन नहीं भी डूबे, कंफर्म नहीं है। तो इस प्रकार से व्यापारी क्या करता है, ये जो अनुमान लगाता है पैसा डूबने की, ये हर वर्ष लगाया जाता है, हर वर्ष ये कैलकुलेट किया जाता है। जब हर वर्ष खाते तैयार किए जाते हैं तो देनदार भी हर वर्ष के अलग अलग होते हैं। ये तो हमारे इस वर्ष के हैं, मान लो 2021 के, 2020 में खाते बनाए थे उसमें हमारे देनदार अलग होते हैं, उनके ग्राहकों के कस्टमर की संख्या बदलती रहती है, अमाउंट भी बदलता रहता है। ठीक है, तो हर वर्ष व्यापारी के द्वारा जब खाते तैयार किए जाते हैं तो हर वर्ष व्यापारी के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे जो देनदार है उनमें से कितना पैसा डूब चुका है और कितना डूबने की संभावना और है। तो कितना पैसा डूबने की संभावना है वो डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हर वर्ष ज्ञात किया जाता है। जब हर वर्ष ज्ञात किया जाता है तो इसके लिए अनुमान, मैंने बताया कि एक अनुमान लगाया जाता है और अनुमान लगा करके उसको पुस्तकों में दिखाया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, जैसे हमने पिछले वर्ष ज्ञात किया था, पिछले वर्ष ज्ञात किया था कि हमारे इतना पैसा डूबने की संभावना है और बाद में से उसमें से आधा पैसा हमारे को अगले वर्ष यानी कि इस वर्ष में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वर्ष हमारे को प्राप्त हो गया। डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डूबत ऋणों की वसूली। ये एंट्री भी मैंने बताई थी कि डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो जाता है, जिसको हमने पहले बैड डेब्ट्स मान लिया था और बाद में प्राप्त हो जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो जो पैसा डूबने का हमने अनुमान लगा लिया था वो पैसा बाद में प्राप्त हो भी सकता है, पूरा भी हो सकता है, आधा भी, यार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो। तो ये अनुमान लगाया जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है तो जब तक वो पैसा प्राप्त नहीं होता है तब तक उसको हम क्या करते हैं, खातों में दिखाते हैं अनुमान लगा करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो वैसे पूरा क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋणों के लिए, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, यानी कि हम जो अनुमान लगा रहे हैं तो उसका पहले अनुमान व्यापारी तो क्या करता है, एक्चुअल का लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना चाहता है, इसलिए जो पैसा डूबने की संभावना है उसका भी अनुमान लगा करके उसको पुस्तकों में दिखा देता है, हानि मान करके। तो ऐसे इसमें अनुमान लगाया गया 10%। तो 10% है वो डूबने का अनुमान लगाया। तो मैंने बताया कि इस प्रकार का जो अनुमान है हर वर्ष लगाया जाता है। अब हर वर्ष लगाया था तो हमने जैसे 2021 के हम खाते तैयार कर रहे हैं
2020 के अंदर भी हमने अनुमान लगाया था कि इतना पैसा डूबने की संभावना है, ठीक है। 2021 में बनाने, ऐसे 2022 में खाते तैयार करेंगे, उसमें भी अनुमान लगाएंगे। तो इस प्रकार के अगर पहले जो अनुमान लगाया था और उसके लिए हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं है, मतलब पैसा प्राप्त अभी नहीं हुआ है अभी भी, तो क्या करते हैं, जो पिछले वर्ष हमने जो ज्ञात किया था वो कहलाता है ओल्ड प्रोविजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन, यानी कि पुराना आयोजन। जो पिछले वर्ष हमने ज्ञात किया था उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, ओल्ड प्रोविजन के नाम से। जैसे हम 2021 के खाते तैयार कर रहे हैं, हमने 2020 में अनुमान लगाया था कि इतना पैसा डूबने की संभावना है, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था। लेकिन अब इस वर्ष 2021 के खाते तैयार कर रहे हैं और 2020 में जो अनुमान लगाया था वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ओल्ड प्रोविजन। और इस वर्ष हम जो अनुमान लगाएंगे चालू वर्ष के लिए, ये संपत्तियां, पिछले वर्ष की हमारे पास संपत्तियां थी और हमने नई संपत्तियां और खरीद ली, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, उसमें जोड़ करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ये पुराना आयोजन था पिछले वर्ष का, और ऐसे ही हमने चालू वर्ष के लिए हमने और अनुमान लगाया। तो चालू वर्ष के लिए जो डूबने की संभावना हमने व्यक्त की है, जो अनुमान लगाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। उसको हम क्या कहेंगे, न्यू प्रोविजन। जो पैसा चालू वर्ष में जो हमने अनुमान लगाया 2021 में, जो पैसा डूबने की संभावना है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यू प्रोविजन। और जो हमने पिछले वर्ष ही हमने ज्ञात कर लिया था कि यह पिछले वर्ष है, हमने अनुमान लगाया था कि इतना पैसा डूबने की संभावना, वो क्या कहलाता है, ओल्ड प्रोविजन। ठीक है। अब क्या है, प्रश्न में जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार तलपट दे रखा है आपके, और तलपट में क्या है, हमारे डेटर्स दे रखे थे, ये बैड डेब्ट दे रखा था, और तलपट में ही दे रखा है आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें तलपट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से पैसा दे रखा है। इसका मतलब है पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है, तो इस वर्ष का नहीं है, वो कब का है, पिछले वर्ष का। यानी कि कौन सा प्रोविजन है ये, ओल्ड प्रोविजन। ध्यान रखना, ये अगर तलपट में पहले से ही अगर प्रोविजन बना हुआ है, हमने ज्ञात नहीं किया है, तलपट दिया हुआ है, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट तलपट की सहायता से बनाते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, तो इसका मतलब है ओल्ड प्रोविजन। ये हमेशा तलपट में किस साइड में आता है, सीआर साइड में। जैसे इसमें सीआर साइड में दे रखा है, मान लो कि 2000, ठीक है। अब चालू वर्ष के लिए तो हम अनुमान है, अब इस वर्ष हम ज्ञात करें। तो अब मैंने जो इसमें बताया है तुम्हारे को कि तलपट में आपके डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेब्ट्स है वो आपके दे रखा है, और ये आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है पहले से ही तलपट में, वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन होता है, ठीक है। तो और न्यू प्रोविजन तो हमारे को ज्ञात करना पड़ता है, वो तलपट में नहीं होता है, वो नीचे दिया जाता है अलग से, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन तो अलग से ज्ञात किया जाता है, और पहले से ही तलपट में दिया हुआ है हमेशा, तो ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, हमेशा ओल्ड प्रोविजन। पिछले वर्ष हमने ज्ञात किया था इतना पैसा डूबने की संभावना, ठीक है। तो अब ये आगे वाला जो है मैं कल तुम्हारे को फिर से एक बार बताऊंगा, कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके कम से कम मैं 2-3 दिन आपको बताऊंगा, तो जाकर के आपके क्लियर होगा, ठीक है। तो इससे आगे वाला टॉपिक मैं कल ही बताऊंगा आपको। ये अभी तो आपके केवल इतना समझ लो कि ये होता क्या है, ठीक है।